इससे लास्ट वीडियो में हम बेटा सारा का सारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से मैं इंटरस्टेनियस करंट से एवरेज करंट निकाल सकता हूं और सिमिलरली किस तरह से एवरेज करंट से मैं इंटरस्टेनियस करंट भी आसानी से निकाल सकता हूं बेटे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास होम्स लॉ। क्या बेटे? होम्स लॉ। अब होम्स लॉ को करने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, कल भी लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था कि आप क्या करो बेटे, एक कंडक्टर मान लो। कंडक्टर मतलब कि उसका जो शेप होता है बेसिकली ये वायर्स हैं और वायर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है। ठीक है, इमेजिन करके उस कंडक्टर का लेंथ कितना बेटे, स्मॉल एल है। ये कोई भी कंडक्टर हो सकता है ये एल्यूमिनियम है, हो सकता है ये बेटे कॉपर है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, मतलब है ये कंडक्टर है। मैंने क्या करा बेटे, अगर उसका लेंथ एल है तो उसका ये जो एरिया है ना बेटे, ये वाला एरिया, बेसिकली ये वाला एरिया, इसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा एरिया लेना बेटे हमने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और एल क्या बेटे? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटे, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। हो सकता है ये एल्यूमिनियम वायर है, हो सकता है ये कॉपर वायर भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो बेटे, आपने क्या करा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे आपने बेटे वायर लगा दी। उस वायर से आपने V वोल्ट की बैटरी को क्या कर दिया बेटे, कनेक्ट कर दिया। आप जैसे ही V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करोगे तो मैंने आपको समझाया था कि इस वायर के अंदर से करंट I स्टार्ट होना फ्लो कर जाएगा। बेसिकली बैटरी एक सोर्स है जो इस करंट के अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आने की कोशिश करते हैं बेटे। वो क्या बना देता है बेटे, जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट बना देता है। ठीक है, अब मैंने ये माना कि जो बैटरी है ना वो बेसिकली क्या बेटे, वेरिएबल बैटरी है। तो वेरिएबल का सिंबल ये वाला होता है, आप लोगों को मालूम है। तो होम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बेटे, होम्स लॉ बोलता है कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे कंडक्टर के क्रॉस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटे किसके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनसाइड द कंडक्टर। बट इस टाइम ये जो कंडक्टर है ना, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका जो टेम्परेचर है बेटे वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर के क्रॉस में, तो उस कंडक्टर के अंदर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। तो यानी कि जो V है, अप्लाइड पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कब? जब हम इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है बेटे वो क्या मान ले, एक कांस्टेंट मान ले, फिक्स मान ले। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से चेंज नहीं होना चाहिए। कब? जब आप ये V अप्लाई कर रहे हो और उसके अंदर से क्या होना शुरू कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है। ठीक है, चल लीजिए, बहुत बढ़िया। तो जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा ना बेटे, तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को मैं बेटे R से लिखूंगा और वो जो R है उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटे? रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस आया है ना, बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो R है वो इस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है बेटे। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है बेटे। अब अगर ये प्रॉपर्टी है ना, तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का, वो चेंज नहीं होगा। नॉट चेंज, विल नॉट चेंज बेटे, ये चेंज नहीं होता बेसिकली। अगर इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ तो जो रेजिस्टेंस होता है बेटे वो V/I बनेगा। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ना बेटे, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ये रेशो है V/I का। बेसिकली ना तो ये V के ऊपर डिपेंड करता, ना ही किसके ऊपर डिपेंड करता बेटे, I के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों का जस्ट एक रेशो है। क्या बेटे? ये इन दोनों का रेशो है। अगर मैं इसका यूनिट लिखता हूँ तो इसका यूनिट होता है बेटे वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बेटे? वोल्ट। और इसका क्या बेटे? एम्पियर। तो यूनिट क्या बना बेटे? वोल्ट पर एम्पियर। और इस पूरी यूनिट को अपन क्या लिख देते हैं बेटे? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। और उसको मैं इस वाले सिंबल से लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटे? मैं इस वाले सिंबल से इसको लिख देता हूँ, ये ओम का सिंबल है बेसिकली। ठीक है, तो दोबारा सुन कि जो रेजिस्टेंस है ना बेसिकली बेटे, प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर का जो चेंज नहीं होता अगर उसका टेम्परेचर क्या रहे बेटे, एक कांस्टेंट रहे, उसका टेम्परेचर क्या रहे, फिक्स रहे। ओके, बहुत बढ़िया। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो V/I का रेशो होता है।
अगर आप v बढ़ाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका i भी बढ़ता रहेगा। ध्यान से सुन के किस तरह से कह रहा हूँ बेटे मैं, रेशियो कैसे है। इमेजिन कर कि आपने ना एक्सपेरिमेंट करा ओम्स लॉ के, आपने एक कंडक्टर ले लिया ऐसे, ठीक है, आपने बेटे ये कंडक्टर ले लिया इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे बेटे क्या आई है, मुझे मालूम है कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं क्या करता हूँ बेटे, कंडक्टर के पैरेलल में ना वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। सिमिलरली अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मैं उसके सीरीज में एक, मतलब यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ बेटे, एक एमीटर लगा दूंगा। ये मैंने पैरेलल में लगाया, ये मैंने सीरीज में लगाया। इसके बारे में डिस्कशन और अच्छे से बाद में करेंगे, ठीक है, कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अभी के लिए तो इतना जान ले कि भाई साहब मैंने ना पॉजिटिव वाली प्लेट पर बैटरी के पॉजिटिव से, मतलब इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव ज्वाइन कर दिया और नेगेटिव से नेगेटिव ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली बैटरी के नेगेटिव से मैंने क्या करा बेटे, बैटरी के नेगेटिव से मैंने एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। यहाँ से तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग लूंगा, यहाँ से बेटे मैं क्या लूंगा, करंट की रीडिंग लूंगा। इमेजिन कर कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा था 4 वोल्ट, तो मैंने देखा कि जो करंट आया ना, जस्ट एग्जांपल के तौर पे वो आया 1 एम्पियर। ये वोल्टेज में और ये किसमें बेटे, एम्पियर में है, ये किसमें आपका वोल्ट के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली जब आप वोल्टेज को डबल कर दोगे, तो जैसे आप वोल्टेज को 4 से डबल कर दोगे तो मैं ये देखूंगा कि जो करंट है ना वो भी कितना बन गया बेटे, डबल बन गया। तो करंट अगर पहले 1 एम्पियर था, अब की बार वो 2 एम्पियर बन गया। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज को ट्रिपल कर दोगे, ट्रिपल मतलब आपने 12 वोल्ट कर दिया, जैसे आप इसको 12 वोल्ट करोगे तो मैं ये देखूंगा कि जो करंट होगा ना वो भी ट्रिपल बन जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर आप इस वोल्टेज को 4 गुना कर दोगे, तो यानी कि आपने यहाँ 16 कर दिया, तो मैं देखूंगा कि जो करंट होगा ना वो भी क्या बन जाए बेटे, 4 गुना। तो 4 गुना मतलब कि 4 गुना बन गया। अब अगर आप हर बार v/i का रेशियो निकालोगे तो 4/1 यहाँ पे निकालो बेटे, 8/2 यहाँ पे निकालो बेटे, कितना आएगा 12/3, यहाँ पे कितना बेटे 16/4। तो हर बार में वो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, 4 आ रहा है। आप चाहे इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालो, तो वो क्या कितना आ रहा है बेटे, वो 4 आ रहा है। और यही 4 क्या बेटे आपका रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक ऐसी सी प्रॉपर्टी है इस वाले कंडक्टर का, जो रेशियो होता है बेटे v/i का, वो ना तो वो v पे डिपेंड करता है ना वो i पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप v का वैल्यू बढ़ाओगे तो i का वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ता रहेगा, और अगर आप v का वैल्यू घटाओगे तो i का वैल्यू जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग घटता रहेगा। बट उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा ही कितना है बेटे, वो फिक्स आएगा। जैसा कि हमारा इस एग्जाम्पल में 4 ओम आ रहा है, तो यानी कि इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटे, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने रेजिस्टेंस दिया, और उसका जो रेजिस्टेंस है बेसिकली कितना है बेटे, इस वाले केस में 4 ओम है। कितना बेटे, 4 ओम है। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। मैं v और i का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा बेटे यहाँ से। तो ध्यान से सुन बेटे, इस तरफ मैंने y एक्सिस पर हमने ले लिया बेटे v, और इस तरफ x एक्सिस पर हमने ले लिया बेटे i। ऑब्वियस सी बात है, ये जो वोल्टेज है वो वोल्ट में है, और ये जो करंट है बेटा तेरा एम्पियर में है। तो ध्यान से सुन, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर। ये कितना वोल्ट लिया मैंने, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और ये 16 वोल्ट। ठीक है, 4, 8, 12 और ये 16 वोल्ट, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर। तो जब आप इन सब के पॉइंट्स ज्वाइन करोगे, ध्यान से दे बेटे, 1 पे कितना आ रहा है बेटे 4, तो मतलब कि आपके पास पॉइंट कहीं ना कहीं ये वाला आने वाला है। सिमिलरली 2 पे कितना आ रहा है बेटे 8, तो 2 पे मतलब पॉइंट ये वाला आने वाला है। 3 पे कितना आ रहा है बेटे 12, तो 12 पे कितना पॉइंट आने वाला है बेटे, ये वाला आने वाला है। 4 पे कितना आ रहा है बेटे 16, तो 16 पे अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट आने वाला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ बेसिकली बेटे आपका VI ग्राफ होगा। और वो कैसा सा ग्राफ होगा बेटे, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने वाला बेटे आपके लिए वो। देखो क्या ग्राफ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं जनरल ग्राफ प्लॉट करता हूँ, V और I का करंट लूँगा एम्पियर में, इसको लूँगा बेटे मैं किस में, वोल्ट के अंदर, तो वो जो ग्राफ आता है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। क्या आता है बेटे, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओके ठीक है जी। दूसरा काम क्या बेटे, कि अगर मैं ना इसका स्लोप निकालूं, तो स्लोप का मतलब क्या है कि मुझे ये थीटा निकालना है। थीटा मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा। देखो मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, परपेंडिकुलर कितना बेटे, वो 16 है, और बेस मालूम है, बेस कितना बेटे उसका 4 है। ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालने चला गया, तो टेंजेंट थीटा जो आएगा वो आया बेटे कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 16/4, तो कितना आंसर है बेटे 4। और जो 4 आया है वो किसके बराबर है बेटे,
इस वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर आया है। तो मतलब वी आई ग्राफ में जो हमारा स्लोप होता है, वी आई ग्राफ में बेटे हमारा जो स्लोप होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो हमें क्या देता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस दे देता है बेटे। क्या देता है हमें, कंडक्टर का रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, चलिए जी, अब जो रेजिस्टेंस है ना, उस रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है बेटे वो ये वाला होता है। ये कितना होता है बेटे, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। और इस ये मान लें कि इस वाले केस में अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को मैं बार बार थोड़ा ना बनाऊंगा, अभी उसका लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को बेटे मैं इस तरह से बनाता हूँ, मतलब आप कितनी तरह से बना सकते हो। और इमेजिन करके अगर ये 4 है तो ये 4 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बेसिकली अगर मैं तेरे को थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करूँ बेटे, तो जो हर आपके घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा होता है ना, उसका खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, जैसे फैन है तो फैन का खुद का अपना रेजिस्टेंस है, फ्रिज है, फ्रिज का अपना खुद का रेजिस्टेंस है। ऐसे थोड़ा ना कि भाई यहाँ मैंने फ़ैन लगा दिया, इस कंडक्टर की जगह मैं फ़ैन लगा दूँ और फैन का डायग्राम बनाए जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एसी, अगर मैं एसी लगाने की कोशिश करूँ तो मैं एसी का डायग्राम बनाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। आपको क्या करना है, जस्ट उसका रेजिस्टेंस मालूम है और उस फैन या टीवी या कूलर की जगह आप क्या बना दो भाई साहब, ऐसा सा सिंबल बना दो। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लिख दो, उसका रेजिस्टेंस लिख दो। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ना बेटे, उसका प्रॉपर्टी है इस कंडक्टर का कब बेटे, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस है ना बेटे, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हम चीज़ बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो जो रेजिस्टेंस का सिंबल है वो ये वाला है। हर इक्विपमेंट का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कंडक्टर वायर ली है, हो सकता है कि वो मैंने यहाँ पे बेटे कॉपर वायर लिया है, तो कॉपर वायर वाला रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटे, 4 ओम आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर, कितने लेता हूँ बेटे, एल्यूमिनियम वायर, तो जब मैं एल्यूमिनियम वायर लूँगा तो सोच के देख बेटे कि सेम वोल्टेज पे ना जो करंट आएगा बेटे वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इमेजिन कर कि मैंने ये कॉपर वायर के लिए निकाला, रेजिस्टेंस कितना है बेटे, 4 ओम आया। बट अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, एल्यूमिनियम वायर ले लिया, सेम लेंथ का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो जैसे मैं इसको लूँगा तो मैं ये देखता हूँ बेटे कि यहाँ पे जो करंट आया ना, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, अलग से बनाता हूँ बेटे मैं, कैसे, ताकि तेरे को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इमेजिन कर बेटे कि आपने ना यहाँ पे पहले तो आपने कॉपर वायर ली थी, कॉपर वायर का जस्ट समझाने के लिए ये कि उसका आंसर कितना आ रहा है, 4 ओम आ रहा है। अब मैंने क्या ले लिया बेटे, एल्यूमिनियम वायर ले लिया। एल्यूमिनियम वायर को जैसे ही कनेक्ट करा तो मैंने वी और आई का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी, तो मुझे ये पता लगा, क्या देखते हैं बेटे, ऐसे इस तरह से, या आपके पास वी है या आपके पास क्या बेटे आई है। तो ध्यान से सुन, सेम वोल्टेज पे, वोल्टेज कितना अप्लाई करा बेटे आपने, यहाँ पे 4 करा, फिर 8 करा, फिर 12 करा, फिर आपने 16 कर दिया। ओके, तो मैंने ये देखा कि एल्यूमिनियम के केस में, ये हमारा कौन सा केस है भाई, ये हमारा कॉपर का केस है। कॉपर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटे, कॉपर वायर का एल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कितना आ रहा है बेटे, वो 4 ओम आ रहा है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का लूँगा ना तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है बेटे, 0.5 एम्पियर आता है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाओगे बेटे, तो मैं ये देखता हूँ डबल कर दिया तो ये वाला करंट अपने आप डबल हो जाएगा। डबल मतलब इसका डबल कितना होता है, 1 होता है ना, 1.0 बन जाएगा। अगर मैं ट्रिपल कर दूंगा तो इस करंट का ट्रिपल मतलब 1.5। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूंगा तो ये जो करंट होगा वो भी 4 गुना, तो 4 गुना मतलब 2 एम्पियर। अगर मैं इन सब का रेशो निकालूंगा तो 4 डिवाइड बाय में 0.5 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय में 1 इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय में 1.5 और 16 डिवाइड बाय में 2। तो वो जो आंसर आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा 8 ओम। कितना आएगा, 8 ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ना इस एल्यूमिनियम वायर का, इस वाले एल्यूमिनियम कंडक्टर का, तो वो कितना आ रहा है बेटे, 8 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। ध्यान से सुन बेटे। अब एक ध्यान से सुनियो कि जो रेजिस्टेंस था ना वो V बाय आई का रेशो था। ओके, किसी फिक्स कंडक्टर के लिए या तो आप कॉपर ले लो या फिर आप एल्यूमिनियम ले लो, तो किसी फिक्स कंडक्टर के लिए V बाय आई का जो रेशो था ना वो हमेशा ही क्या था बेटे, फिक्स था। क्या था, फिक्स था। बट अगर मान ले बेटे मैं पोटेंशियल कर देता हूँ सेम, क्या कर देता बेटे मैं, पोटेंशियल कर देता हूँ सेम और कंडक्टर कर देता हूँ डिफरेंट। तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है कि ये V का वैल्यू कितना बेटे, फिक्स है। तो जो R होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटे किसके, I के। यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा एट अ फिक्स वोल्टेज, एट अ कांस्टेंट वोल्टेज।
कैसे? ध्यान से दे बेटे कि यहाँ पे जो करंट है ना वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है। किसके केस में बेटे? कॉपर वायर के केस में। अगर कॉपर वायर के केस में करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है ना तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कितना बेटे? 4 है। अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के केस में जो करंट है ना कांस्टेंट वोल्टेज पे वो कम फ्लो कर रहा है। अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो एल्यूमिनियम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बेटे? 8 ओम है। तो ध्यान से सुन, अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। कहाँ पर? एट अ फिक्स वोल्टेज पर। तो आप रेजिस्टेंस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि एक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द करंट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा करंट बेटे। ठीक है, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है या फिर किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, जस्ट वो V/I का रेशो है। ठीक है, अगर कंडक्टर का लेंथ मैं L मान लूँ तो ये जो एरिया होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। देख मेरे पास चीज़ है, इमेजिन करके बेटे, सिलेंड्रिकल इन शेप है। ओके, अगर इसका लेंथ है L तो ये जो एरिया ना, ये सामने वाला एरिया, यहाँ पे मैंने वायर अप्लाई कर रखी है, तो ये जो एरिया है ना सामने वाला, फ्रंट वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया, इसको बोलूँगा मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोले बेटे? इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे ये बात तो मालूम पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो V/I का रेशो है जस्ट। अब ये जो रेजिस्टेंस है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं बेटे, शाबाश। अब होता क्या बेटे रियलिटी में, जो होम्स लॉ था ना वो तब वैलिड था जब आपके कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहे, जब आप उसमें से वोल्टेज बढ़ा रहे हो और करंट का रीडिंग नोट डाउन कर रहे हो। बट रियलिटी में क्या होता है, आपको मालूम है कि जब आप करंट बेटे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से फ्लो करवाते हो ना, जैसे फैन है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो चेंज होगा। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो जो रेजिस्टेंस भी है ना बेटे वो चेंज होना शुरू कर देगा, वो बदलना शुरू कर देगा बेटे। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है ना रेजिस्टेंस के डिपेंड होने का बेटे, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटे? टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे, जस्ट अभी समझ ले कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, बहुत बढ़िया। इमेजिन करके आपके पास बेटे क्या है, एक कंडक्टर है ऐसे, उस कंडक्टर का जो लेंथ है ना वो है बेटे L, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना बेटे? कैपिटल A। बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा बेटे, इस कंडक्टर की लेंथ को ना डबल कर दिया। क्या कर दिया बेटे? इस कंडक्टर की लेंथ को हमने डबल कर दिया। आप जैसे इस लेंथ को डबल करोगे तो अगर पहले L था तो अब की बार वो 2L बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटे? 2L बन जाएगा। और इस दरमियान आपको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है वो सेम ही लेना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लोगे बेटे? सेम लोगे। तो मैंने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है ना शुरू में इस वाले कंडक्टर का वो इस वाले कंडक्टर बेटे वो क्या था? फिक्स था। इमेजिन करके वो बेटे कितना था? R था। कितना था बेटे? वो R था। तो मैंने ये देखा, जब मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स रखा और उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो ऐसा करने से इसका जो रेजिस्टेंस आना, इमेजिन कर वो R डैश आया। तो मैंने ये देखा बेटे प्रैक्टिकली कि जो R डैश आया ना वो इस वाले रेजिस्टेंस का जो इनिशियल रेजिस्टेंस था ना उसका डबल आया बेटे। कितना आया? डबल आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस भी है ना वो भी बढ़ेगा। अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर आप लेंथ को ट्रिपल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या है बेटे? ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है बेटे कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना इस कंडक्टर का बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या करा बेटे, मतलब ये A फिगर बना लो, इसको आप B मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या करा बेटे, एरिया को डबल कर दिया। किसको डबल कर दिया बेटे? एरिया को डबल कर दिया और लेंथ को मैंने क्या रखा? फिक्स रखा। अगर पहले लेंथ L थी तो अब की बार भी लेंथ कितनी है बेटे? L ही है। ठीक है, पहले लेंथ L थी बेटे तो अब की बार लेंथ कितनी है? L ही है। बट अब की बार मैंने क्या करा बेटे, उसका जो कंडक्टर था ना उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था
पहले तो वो A था, बट अब की बार मैंने क्या कर दिया बेटे, इसको 2A कर दिया। कितना कर दिया, पहले A था, अब की बार मैंने कितना कर दिया, उसको 2A कर दिया। तो जैसे ही आपने एरिया को डबल कर दिया, तो मैंने ये देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस था ना बेटे, इमेजिन करके वो R ट्रिपल डैश आया, R डबल डैश आया सॉरी। तो वो जो रेजिस्टेंस था ना, वो इनिशियल रेजिस्टेंस का हाफ हो गया। एरिया के डबल करने पर जो रेजिस्टेंस था ना, इनिशियल रेजिस्टेंस का क्या बन गया बेटे, हाफ बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा ना वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा, अगर आप एरिया कम कर दोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा बेटे वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस था ना, ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसके था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, रेजिस्टेंस बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। तो जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह बेटे क्या आ जाएगा, एक क्वांटिटी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको आप बोलते हो रो L/A। अब ये जो बेसिकली रो है ना, इसको आप बोलते हो बेटे क्या, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हो इसको बेटे, रजिस्टिविटी बोलते हो, ठीक है। अभी जो रजिस्टिविटी है बेसिकली, जो रजिस्टिविटी है बेटे, पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जो यूनिट बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है बेटे, वो बनने वाली है RA डिवाइड बाई में L। रजिस्टेंस की यूनिट है होम, इसकी यूनिट है बेटे एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई में L। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, L का मतलब मीटर। तो जो यूनिट बनेगी रजिस्टिविटी की वो होम मीटर बन जाएगी। क्या बनेगी बेटे, वो होम मीटर बन जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो आपको यूनिट ध्यान होना चाहिए कि रजिस्टिविटी की यूनिट कितनी होती है बेटे, होम मीटर होती है, एक पॉइंट। अब ध्यान से सुनो बेटे, जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया ना, तो जो रजिस्टिविटी आई है, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह ये कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया बेटे, रजिस्टिविटी। अब बेसिकली जो रजिस्टिविटी है ना, वो भी क्या बेटे, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है बेटे, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब बेसिकली ध्यान से सुन बेटे कि जो तेरा रेजिस्टेंस होता है ना, वो तेरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। और दूसरा क्या है, दूसरा वो डिपेंड करता है, मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर लिया। तो एल्यूमिनियम के केस में जो रेजिस्टेंस आया था वो 8 ओम आया था, और कॉपर के केस में वो जो रेजिस्टेंस आता बेटे वो 4 ओम आया था। तो एल्यूमिनियम और कॉपर को जब हमने सेम लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम रखा, तो तब भी उनका जो रेजिस्टेंस था ना बेटे वो क्या आया, डिफरेंट आया। तो एल्यूमिनियम और कॉपर को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो बेसिकली मैं ये बोलने वाला हूँ क्या कि जो एल्यूमिनियम है ना उसका नेचर अलग है, और कॉपर है उसका नेचर बेटे क्या है, अलग है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर बेटे, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि कॉपर के केस में अलग आएगा, एल्यूमिनियम के केस में अलग आएगा, ठीक है। अगर मैं गोल्ड लूंगा तो उसके केस में अलग आएगा, अगर मैं सिल्वर लूंगा तो उसके केस में बेटे अलग आएगा, ठीक है। अब ये बात मुझे मालूम है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही सर्किट के अंदर कम करंट फ्लो करेगा एट अ सेम पोटेंशियल सभी के लिए। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस भी आप उसको, सॉरी जो रेजिस्टेंस है बेटे उसको आप करंट कंट्रोलर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो करंट को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। जैसे बेटे मान ले, इमेजिन करके मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं वेरी कर सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही सर्किट के अंदर कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेटे जो रेजिस्टेंस है ना वो टी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। बट ये जो रेजिस्टिविटी है ना बेटे, ये खाली और खाली किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये खाली और खाली डिपेंड करती है बेटे किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। और दूसरा क्या बेटे, टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटे, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करते हैं, तो आप लिखोगे टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल। बट अगर आपको मान लीजिए कि पूछ ले कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटे नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब एल्यूमिनियम के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, गोल्ड के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। और इस साथ साथ किस पर डिपेंड करती है बेटे, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। तो चलिए बेटा आपको थोड़ा सा और फील कराने की कोशिश करते हैं कि ये रेजिस्टिविटी है क्या चीज़ है। एक बार क्या हुआ कि ना एक बेटे कंपनी का मालिक था,
क्या था, एक कंपनी थी बहुत बढ़िया, वो ना तरह तरह के रजिस्टर बनाती थी, कभी 10 ओम का, कभी 50 ओम का, कभी 25 ओम का। ठीक है, वो क्या करती, उन सभी रजिस्टेंसेस को ना एक डब्बे में पैक करती। ठीक है, इमेजिन कर, सपोज कर बेटे कि भाई उसके पास उसको 4 ओम के रजिस्टर पैक करने हैं, उसको 5 ओम के भी करने हैं, उसको 10 ओम के करने हैं, उसको 35 ओम के भी करने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो वो रजिस्टर एक डब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर पैक करेंगे, तो सोच के देख भाई साहब, इमेजिन कर कि वो क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, इस तरह से क्यूबिकल बॉक्स है बेटे, उसके अंदर उसको पैक करना है, सभी रजिस्टेंस को डब्बे के अंदर बंद कर देना है, और कंपनी का नाम कुछ भी सोच लो। ठीक है, तो उनके जो उन्होंने जो वर्कर लगा रखे थे वो क्या करते बेटे, रेजिस्टेंस लेते। ठीक है, मान लो कि कॉपर के रेजिस्टेंस सारे सारे क्या है, ये कॉपर के बेटे सारे के सारे कॉपर के रेजिस्टेंस है, कॉपर वायर के रेजिस्टेंस है, इमेजिन करके चल जस्ट समझाने के लिए। तो वो क्या करते बेटे, अब क्या करते बेटे, पहले तो ना वो लेंथ मेजर करते, फिर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करते, फिर वो पता क्या करते बेटे, रजिस्टिविटी उन लोगों को मालूम थी, तो वो क्या करते बेटे, रजिस्टिविटी इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जो रजिस्टिविटी है बेटे, वो कॉपर की क्या है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है, चाहे आप कॉपर को हाफ कर दो, चाहे आप कॉपर को डबल कर दो, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो जस्ट डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब ये फिक्स है, उसका लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर कॉपर है, चाहे वो 50 गुना वायर है, चाहे वो 100 गुना वायर है, कितनी भी बड़ी है, कितना ही इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, उनकी उन सभी की जो रजिस्टिविटी है वो क्या बेटे, सेम रहने वाली है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेटे, रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया से वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, और उसके ऊपर ना उसका रेजिस्टेंस लिख देते हैं। इमेजिन करके इसका रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया, कितना आ गया बेटे, 4 ओम आ गया। ठीक है, अब वो बार बार इसी चीज़ को बार बार रिपीट करते, 5 ओम वाले पे भी, 10 ओम वाले पे भी, 35 ओम वाले पे भी। अब जो कंपनी का मालिक था ना, उसके बेटे ने ना फिजिक्स पढ़ रखी थी। ठीक है, उसके बेटे ने क्या करा बेटे, फिजिक्स पढ़ रखी थी। उसने सोचा यार ये जो मैंने इतने सारे वर्कर लगा रखे हैं, जस्ट वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और मेजर करके रजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेजिस्टेंस निकाल करके बस एक टेप चिपका देते हैं उसके ऊपर, भाई इतने ओम का रेजिस्टेंस है। अब उससे क्या उसका खर्चा बहुत होने लगा। ठीक है, अब जो कंपनी का मालिक था, उसके बेटे ने ना फिजिक्स पढ़ रखी थी बढ़िया वाली, तो उसने पता क्या करा, उसने सोचा कि अगर ये सारे के सारे कॉपर वायर के हैं, किसके बेटे, सारे के सारे कॉपर वायर के रेजिस्टेंस हैं, कॉपर कंडक्टर के रेजिस्टेंस है, तो इनका जो रजिस्टिविटी है ना वो क्या बेटे, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। इमेजिन कर कि उनको ना इस तरह के 100 रेजिस्टेंस इस बॉक्स के अंदर पैक करने हैं, तो उनको 100 बार लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 100 बार मेजर करना पड़ेगा, फिर वो उनको स्टिकर भी चिपकाना पड़ेगा, कितनी बार, 100 बार। तो तीनों चीज़ें बार बार होगी, लेंथ भी उसने 100 बार मेजर करी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बेटे 100 बार मेजर करा है, और जो रेजिस्टेंस है बेटे वो भी उसने 100 बार मेजर करा है। और दूसरा क्या बेटे कि रेजिस्टेंस उसने 100 बार मेजर करा, और जो उसने स्लिप चिपकाई है, जो स्लिप लगाई है, वो भी उसने 100 रेजिस्टेंस के ऊपर लगाई है। तो देखो कितना सारा उसका खर्च हो रहा है। तो उसने सोचा बेटे, उसके बेटे ने सोचा कि भाई जो रजिस्टिविटी है ना वो तो इनकी सबकी फिक्स है। तो उसने पता क्या करा, उसने ना इस बॉक्स के ऊपर रजिस्टिविटी का वैल्यू लिख दिया, जितना भी था, मान लो होम मीटर था उसकी यूनिट है, उसने लिख दिया। इन सभी रेजिस्टेंस को, जितने भी उसको 100 के 100 थे ना, उसने ना इन बॉक्स के अंदर डाल दिया उसको सीधा सीधा। फिर उसने बोला बेटे बेचने के लिए बोला, उन्होंने इसको बेच दिया। और जब उन्होंने इसको बेचा ना, तो उन्होंने इसको बोला, जो भी उनका सेलर था उसको उसने बोला, बेटे आप क्या करो भाई साहब, हमने ना रजिस्टिविटी की स्लिप चिपका दिया इसके ऊपर, ठीक है, आप क्या करो, जो भी रेजिस्टेंस निकालो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करो और लेंथ मेजर करो। आप क्या करो, रजिस्टिविटी की जो मैंने यहाँ पे स्लिप चिपका रखी है उसकी मल्टीप्लाई लेंथ से करो और उसको एरिया से डिवाइड करो। आपके पास उस कंडक्टर का क्या आने वाला बेटे, रेजिस्टेंस आने वाला है। क्या आने वाला बेटे, रेजिस्टेंस आने वाला है। यानी कि जो काम उसके वर्कर कर रहे थे ना, वो काम उसने किसको दे दिया बेटे, कस्टमर को दे दिया। अभी तो अपने आप ही निकाल ले इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। एक तो उसके पास उसका समय बच गया, एक ये स्लिप वगैरह लगाने से बच गया, एक उसके जो ये वाले थे जो भी उसके वर्कआउट कर रहे थे वर्कर थे, एक उसके वो वर्कर जो उसने पैसे देने थे वो बच गए। तो बेसिकली जो रजिस्टिविटी है बेटे, उसका क्या काम है, जो रजिस्टिविटी है वो इन सभी रेजिस्टेंस के लिए क्या है, सेम है। तो उसने अपना खर्चा भी बचा लिया और उसका काम भी बन गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटे अगर आप कॉपर वायर ले रहे हो, कॉपर वायर के कंडक्टर ले रहे हो, तो उन सबका जो रजिस्टिविटी आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटे, फिक्स आने वाला है। क्या आने वाला है, फिक्स आने वाला है, ठीक है। तो मतलब उसने कंपनी को प्रॉफिट में ला दिया। तो चलिए बेटा इसके थोड़े से न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं कि कैसे हमें इसको करना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया।
आपको क्वेश्चन देगा वो, तो बेटे जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, आप लोगों को पहले क्या करना है, स्क्रीन पोज करना है और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है कि भाई साहब मेरा आंसर सर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो बेटे ध्यान से सुनना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है रो एल बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, मुझे पता है कि एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको बोले बेटे कि इमेजिन कर कि ये जो हमने एक कंडक्टर ले लिया, ओके ले लिया, उसका जो एरिया, उसका जो लेंथ था ना वो कितना था बेटे, 5 मीटर था। ठीक, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था बेटे वो कितना था भाई, वो था 10 मीटर स्क्वायर। कितना था, 10 मीटर स्क्वायर। जस्ट समझ ले, मैंने क्या करा, इसको बैटरी से अप्लाई कर दिया बेटे ऐसे। कितने वोल्ट का बैटरी बेटे, मान लो कि आपने इसको 10 वोल्ट की बैटरी से अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस, और इसका जो रजिस्टिविटी आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है बेटे कितना, वो आपको दे रखा है, इमेजिन कर कि 20 ओम मीटर दे रखा है। ये क्या दे रखा है बेटे, रजिस्टिविटी दे रखा है आपको। तो आप स्क्रीन पोज करो और इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। ठीक है, स्क्रीन पोज करो, शाबाश, चलो करो करो करो, आंसर निकालो, शाबाश। तो देखो बेटे क्या है, मुझे मालूम है कि जो रजिस्टिविटी है वो किसके, जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाई ए के बराबर है। रो कितना भाई साहब, वो है 20। लेंथ कितना बेटे, वो आपके पास 5 डिवाइडेड बाय में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटे, वो है 10। तो कितना आंसर आपके पास, वो आया है 100 डिवाइड बाय में 10। इसने इसको मार दिया तो कितना आंसर आया बेटे, वो बेसिकली आंसर आया 10 होम। क्या आप सभी का यही आंसर आया? तो फटाफट से आपको बताना बेटे कमेंट सेक्शन के अंदर भी, हाँ सर हमारा यही आंसर आया था। तो भाई साहब अगर ये आंसर आ रहा ना तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया। ये आंसर आपका बेटे बिल्कुल गलत है। क्या ये बिल्कुल गलत है भाई साहब? क्यों गलत है, सोच के दे बेटे। अरे भाई साहब मैंने आपको बोला था कि जो आप ये वायर अप्लाई करते हो ना, आप ये वाली वायर कहाँ अप्लाई करते हो, ये वायर अप्लाई करते हो बेटे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर भी अप्लाई करते हो बेटे। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको इन टर्मिनल को अगर आप यहाँ अप्लाई करते ना तब आपके पास आंसर आता बेटे कितना, तब आपके पास आंसर आता बेटे कितना, वो आता 10 होम। अब सोच के दे बेटे कि जो करंट फ्लो करेगा ना तेरा वो इस डायरेक्शन में करेगा, ऐसे करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो याद कर जो मैंने रियल डायग्राम बनाया था वो ये वाला डायग्राम बनाया था। ठीक है, यहां मैंने बैटरी अप्लाई की थी। ठीक है, ये V वोल्ट का था। तो जो ये वाली वायर की थी मैंने वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पे अप्लाई किया था बेटे मैंने बेसिकली। तो जो करंट जा रहा था ना वो इस लेंथ के अंदर से जा रहा था ऐसे, और एरिया के परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा था। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो करंट फ्लो कर रहा ना वो इस वाली लेंथ में से फ्लो कर रहा है, इस वाली लेंथ में से। तो ये लेंथ कितनी है, अगर इसका रेडियस r है तो ये लेंथ कितनी बने बेटे, ये बनेगी 2r। तो यानी कि लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, वो आ रही है 2r। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटे इसका, मतलब जो परपेंडिकुलर एरिया है वो कितना भाई साहब इसका, वो है ये वाला सारा है इसका कवर्ड सरफेस एरिया। तो एरिया कितना बेटे आएगा 2 पाई r इंटू में अगर इसका लेंथ है l, तो आया बेटे ये वाला एरिया। तो अब आप निकालोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू किसके बराबर आएगा, रो एल बाई ए। तो जो रो आपको दे रखा है वो एल आपको दे रखा है बेटे 2r, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो वाला आंसर है। तो इस तरह से क्या बेटे आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। ये जो लिखा ना मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है 2 पाई RH, क्या है 2 पाई RH, वही तो बेसिकली बेटे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनने वाला आपकी बार आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता पाई कैपिटल R स्क्वायर होता, अगर इसका रेडियस कितना होता बेटे कैपिटल R होता, तो उसका मतलब आपका आंसर गलत है। आपको क्या करना बेटे, ये वाला रूल अप्लाई करके फिर आपको उसका आंसर देना है। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, तो यानी कि यहाँ पर मैंने आपको उल्लू बनाया और मुझे बहुत मज़ा आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या करने वाले हैं सर। तो फटाफट से बेटे मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि आपने जो वायर कनेक्ट की हैं वो कहाँ पर की हैं। इमेजिन कर कि भाई साहब मेरे पास एक क्यूब है, ऐसे क्यूब नहीं एक क्यूबॉइड है, एक क्या बेटे क्यूबॉइड है। ओके, इस तरह से क्यूबॉइड है, ये ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। इसका जो लेंथ है ना इमेजिन कर बेटे a है, ये वाला लेंथ है a, ये वाला जो ब्रेड्थ है बेटे ये b, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटे c, कितनी है बेटे c। तो आपको बोलेगा कि भाई साहब मैंने ना करंट वायर को इन दो एरिया से चिपका दिया, मतलब ऐसे यहाँ से I1 करंट फ्लो रहा है और यहाँ से I1 ही करंट निकल रहा है। तो आपको बताना है कि इस वाले केस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना बनने वाला है। सपोज कर बेटे वो रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टिविटी कितना बेटे रो है, तो ऑब्वियस ही बात है रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो तो आ गया यहाँ पे बेटे। तो जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो कितनी लेंथ में से हो रहा है बेटे, लेंथ देखो
लेंथ बेटे आपकी ए, तो यहाँ पे कितना है बेटे वो आएगा ए डिवाइड बाय में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये जो करंट फ्लो होगा ना वो ए लेंथ में से होगा, देखो ए वाई लेंथ में से होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लोगे आप, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला लोगे, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बेटे कितना सी। तो इस वाली ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना आएगा बी इंटू सी। तो कितना है बेटे वहाँ पे बी इंटू में सी आ गया। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करिए तेरा R1 है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तेरा R1 है। सिमिलरली आपको बोलेगा कि भाई साहब मैंने तो ना वायर को अब की बार ऐसे ना करके ऐसे चिपका दिया, देखो ऐसे, यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है बेटे I2 जा रहा है। फिर से वही कहानी कि आपको बोलेगा कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका रेजिस्टेंस इमेजिन कर बेटे वो R2 है। कितना है, R2 है। ठीक है, तो अगर वो R2 है तो देख जो I2 होगा वो कितनी लेंथ में से फ्लो करेगा बेटे, वो इस वाली लेंथ में से फ्लो करेगा बेसिकली। और ये लेंथ कितना बेटे C है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटे, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा उसका A इंटू बी, तो यहाँ पे कितना बेटे वो A इंटू बी आ जाएगा। सिमिलरली बेटे आपको बोलेगा कि जो करंट है ना वो सामने वाले फेस में से निकल रहा है और उधर वाले में से क्या कर रहा है बेटे, मतलब एंट्री कर रहा है, उधर वाले में क्या बेटे उसके दीवार के भीतर घुस रहा है। तो इमेजिन कर बेटे मैंने अंदर की जब भी डायरेक्शन शो करता हूँ मैं इसको क्रॉस से शो करता हूँ, तो ये कितना बेटे तेरे पास I3 है। तो अगर तुझे R3 लिखना है तो ध्यान से सुन बेटे, ये जो I3 है वो कितनी लेंथ में से फ्लो करेगा बेटे, वो लेंथ में से फ्लो करेगा बी वाई लेंथ में से डिवाइड बाय में, रो तो आएगा ही आएगा। और एरिया कितना बेटे इसका, एरिया सामने वाले फेस का वो है देख यहाँ से लेकर के यहाँ लेंथ कितनी बेटे C, और ये कितना बेटे A, तो कितना आएगा A इंटू में C आ जाएगा। इसका भी आंसर होम में, इसका भी आंसर होम में, इसका भी आंसर होम में। अब आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना बेसिकली वो लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो आपने करंट लगाया है कौन से वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से आपने करंट को निकाला है और वो कितनी लेंथ में से फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई साहब मेरे पास ना ये कंडक्टर है, इसका लेंथ A है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे कैपिटल A है। ठीक है, तो आपको बोलेगा क्या इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, तो आप बोलोगे नहीं अभी भी फिक्स नहीं है भाई साहब इसका रेजिस्टेंस। चाहे इसका लेंथ भी फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है, इसका रेजिस्टिविटी भी फिक्स है, इसका टेम्परेचर भी फिक्स है, बट इसका रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि अब भी फिक्स है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वायर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना और इधर से निकाल दोगे तो करंट इस लेंथ में से फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस कुछ और अलग आएगा। बट अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटे आप यहाँ पे वायर अप्लाई करोगे और करंट को यहाँ से निकाल दोगे तो उसका जो लेंथ होगा वो ये वाला बन जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बना बेटे उसका कवर्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि उस टाइम उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो फिर से डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर और लिख लेना अच्छे बच्चों की तरह कि भाई साहब वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जो लगाई है वायर वो कहाँ पर लगाई हैं, आपने कितनी लेंथ में से करंट निकाला और कितने एरिया ऑफ कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बेसिकली वो ज्वाइनिंग ऑफ वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेरा कहने का ये मतलब है। होप आपको कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम छोटी मोटी टर्म्स डिस्कस करेंगे, साथ साथ बेटे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इन सबको डिस्कस करेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटे कि कैसे टेम्परेचर जो होता है वो रेजिस्टेंस को वैरी कर सकता है और कैसे टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को वैरी कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के अंदर हम करंट वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से, और भी करंट अगर L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो उसमें से कितना करंट निकलेगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हम करने वाले हैं। और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला बेटे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।